अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद नाज़रीन। मैं हूँ गजाला सलीम, ASTWT की जानिब से। आज हमारी बातचीत का गुफ्तगू का मौजू है इंक्लूजन इन एजुकेशन। यूनेस्को के 2030 के जो गोल्स हैं, चार बड़े गोल्स हैं, जिसमें के सेहत, खुराक और पॉवर्टी गुर्बत है। उसके अलावा एक चौथा बड़ा स्टेप है एजुकेशन, इक्वल एंड क्वालिटी वाइज एजुकेशन फॉर ऑल, एंड ऑल मीन्स ऑल। इसमें न्यूरोटिपिकल के साथ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे भी शामिल हैं। अब हर स्कूल को हर बच्चे को दाखला देना है रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज। इसलिए इस पे इंक्लूजन पे काम जो है, साउथ एशिया के काफी सारे ममालिक ने इस पे काम शुरू किया हुआ है और लेट 90s से इंक्लूजन पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी सिंध गवर्नमेंट इसको अपनी पॉलिसी में शामिल करा है और अब सिंध गवर्नमेंट इस पर तेजी से काम कर रही है। इस चीज पे काम बात करने के लिए इंक्लूजन है क्या और क्यों जरूरी है, हमने आज बातचीत के लिए दावत दी है उरूज हसन को, जो कि एक ऑटिस्टिक बच्चे की वालदा है। 2011 में जब उनका बेटा 2.5 साल का था, तब वो डायग्नोज हुआ ASD स्पेक्ट्रम पे। उन्होंने काफी सर्च करी और मालूमात हासिल करी कि मेरा बेटा कहाँ तालीम हासिल कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक भी बहुत कम ऐसे इदारे थे जो कि ऐसे बच्चों को दाखला दे रहे थे। उरूज हसन ने खुद इसके बारे में पढ़ा, कोर्सेज करे, अपने आप को अपडेट करा और एक स्कूल के कोलैबोरेशन से इंक्लूसिव सेटअप स्टार्ट कर। इसके अलावा दूसरे वालदेन की रहनुमाई के लिए भी काम कर रही हैं, आगा खान के साथ कोलैबोरेशन में भी काम कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने एक अपना इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, स्पेशल मॉम शहीद के नाम से। इसके अलावा वो टीन एज बॉयज के लिए, टीन एज बच्चों के लिए भी, क्योंकि आज ये बच्चे छोटे हैं, कल वो टीन एज होंगे और उनके भी वही प्रॉब्लम आएंगे जो कि दूसरे बच्चों के होते हैं। इसके उन्होंने अपने बेटे के लिए एक व्हाट्सएप प्रोग्राम शुरू करा है जो टीन एज बच्चों को सोशल, इमोशनल और एजुकेशनल चैलेंजेस पे काम कर। आइए हम बात करते हैं उरूज हसन से। अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम गजाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ASDWT का कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस एक खास मौजू जो कि ये एक बहुत ही अहम और मेरे दिल के बहुत करीब मौजू है, पर आपने बात करने के लिए इनवाइट किया, तो आप आप ASDWT का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहले एक आम आदमी के लिए उनको पता चले कि इंक्लूजन क्या है। देखें, इंक्लूजन को अगर हम आम अल्फाज में या आम गुफ्तगू में अगर हम उसको समझाने की कोशिश करें तो वो ये है कि एक बच्चा अपने आप को अ, उस जगह पर जो स्कूल है वहां पर वो ये समझे कि वो इधर बिलोंग करता है। बिलोंग करने से मतलब ये कि वो ये समझे कि मैं जब अपने घर से इस स्कूल आया हूं तो ये वो जगह है जहां पर मुझे सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब वो एक्सेप्टेंस होगी तो ही आप आगे किसी और चीज पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा ये महसूस नहीं कर रहा कि ये वो जगह है जो कि मैं अगर अपने घर से आया हूं तो यहाँ पर मुझे वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर हम इंक्लूजन को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज बहुत जरूरी है कि बिलोंगिंग फील करना जिस जगह पर बच्चा है, जहां जा रहा है, जहां पर उसके उस्ताद ये समझ रहे हैं कि हाँ, इसके जो भी चैलेंजेस हैं उसके बावजूद ये हमारे स्कूल का पार्ट है जैसे और बच्चे हैं। तो यहां से सबसे पहले बात शुरू होती है कि बिलोंगिंग बच्चा फील करे, और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो असातिज़ा हैं, और सिर्फ असातिज़ा नहीं, स्कूल के जैनिटर से लेकर स्कूल की प्रिंसिपल तक ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए है कि इस बच्चे के जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी स्ट्रेंथ्स, वो सब एक्सेप्टेबल है और हम सब उसको फैसिलिटेट करने के लिए काम करेंगे। अब अगर मैं ये बात करूं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो वो मैंने स्टार्ट किया कि जिस तरह आमतौर पे
आपका जब बच्चा डायग्नोज होता है 2-2.5 साल की उम्र में, और वही जो चीजें आपके साथ आना शुरू होती हैं कि आई कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो जब मुझे ये पता चल गया तो मुझे किसी ने बेसिकली मिसगाइड बहुत कर दिया था कि आप जो है इसको मेन स्ट्रीम स्कूल से निकाल लें और ये तो स्पेशल स्कूल ही जाएगा, ये मेन स्ट्रीम स्कूल में सरवाइव नहीं कर पाया। क्योंकि उस वक्त मुझे कोई मालूमात नहीं थी, तो मैंने जो मुझसे सो कॉल्ड प्रोफेशनल ने बोला वो मैंने कर। उसके बाद फिर मुझे कहीं से ये बात पता चली कि नहीं, आपको मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजना है और साथ में थेरेपी स्टार्ट कर। तो थेरेपीज तो उसकी स्टार्ट हो गई, लेकिन मैं उसको भेजूं कहाँ और भेजूं कहाँ? मैं कराची में उस वक्त मैंने 18 से 20 स्कूल्स को सर्च किया। या तो उस स्कूल में मेरे बच्चे का मसला कोई नहीं समझ पा रहा था, या जहां समझ पा रहे थे उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारे पास कोई फैसिलिटीज, और जहां पर वो ले रहे थे उधर मुझे वो कहने को तो ले रहे थे, लेकिन मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था कि यहाँ मेरा बेटा सही रहेगा। एक आपकी एक मदरली इंस्टिंक्ट जो होती है ना, वो मुझे इजाजत नहीं दे रही थी। तो जब 18 से 20 स्कूल्स के बाद मैं फिर एक बहुत छोटे से स्कूल में मैंने उसका एडमिशन करवाया, जो कि मेरे घर से दूर था, लेकिन मुझे वहां माहौल अच्छा लगा, उधर लोग मुझे ऐसे लगे कि हाँ, इनको अगर मैं कुछ समझाऊंगी तो ये सीख सकते। तो जब मैंने वहां पर उसको करवाया तो उस वक्त मैंने ये बात सोची कि देखो, मैं एक पढ़ी लिखी माँ होने के बावजूद एक ऐसे बच्चे की माँ हूं, एक आम इंसान जिसके लिए फाइनेंसेस भी इशू हो, जिसके लिए अवेयरनेस भी इशू हो, वो कैसे मेन स्ट्रीम स्कूल को अप्रोच कर सकता है। और फिर इरादा मेरा ये बना कि नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम स्कूल में कोई काम ही नहीं कर रहा, जब कोई काम ही नहीं कर रहा तो हम उनसे शिकायत कैसे करें? हमने उनको कोई अवेयरनेस नहीं दी, हम जो है उनको कुछ नहीं बता रहे। उस जमाने में जब मेरा बेटा डायग्नोज हुआ था तो 1:91 का रेशियो होता था, और आज 1:40 में आ गया है रेशियो ऑटिज्म डायग्नोसिस का। तो फिर मैंने वहां पर काम अपना स्टार्ट किया, और मैंने एज अ क्लासरूम में जाके ऑब्जर्वेशंस करना शुरू करी थी, जिससे कि मैं ये बताती थी कि अच्छा, इस क्लास में इस बच्चे को क्या मसला आ रहा है, उसको सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, या उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, या फिर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और अब मुझे तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं इसी चीज पे काम करते हुए, स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन पर। तो ये एक वो टॉपिक है जो बस चलता रहना है, इसमें कोई रुकने का वो नहीं। जी, इंक्लूजन इन एजुकेशन तो एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस। पहले आपको उसकी फाउंडेशन बनानी पड़ती है, जिस तरह हम एक बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाते हैं, एक टिपिकल स्कूल की बनाते हैं, इसी तरह इंक्लूजन के लिए भी पहले फाउंडेशन बनाने की जरूरत है। पहले रियलिटी चेक करनी है, डेटा कलेक्शन करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि आसानी से इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद हम जाकर इस चीज को आगे बढ़ाएं, और फर्दर जो है ये बच्चे एज वाइज जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं उस तरह इनकी क्लासेस भी बढ़ती जाएंगी। एजुकेशन वाइज तो ये अपने लेवल तक की एजुकेशन हासिल करेंगे, फिर इनके लिए स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल बहुत जरूरी होगा। तो ये एक स्कूल के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो इंक्लूसिव सेटअप बना रहा है अपना, तो उसको ये सारी मालूमात होनी चाहिए, और कोई ऐसा स्पेशल एजुकेटर उस स्कूल के साथ मौजूद हो कि जो ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सके, जिस तरह के उरुज ने भी आपको बताया। अब आप ये बताएं उरुज, जब आपने काम शुरू करा, एक स्कूल से बात करी आपने और इंक्लूजन की तरफ आई, तो उस स्कूल ने किस तरह आपको फैसिलिटेट करा, वहां की टीचर्स ने, स्टाफ ने, एडमिन ने किस तरह आपको सपोर्ट करा? देखिए, उस वक्त जब उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आके काम करें, तो जो वहां पर बेसिक चीज थी उधर किसी को कुछ मालूम ही नहीं था।
तो मैंने वहां के पूरे स्टाफ को ऐसी जगहों पे मैंने सारे लिंक्स कंप्यूटर के शेयर किए कि जिसमें कि एजुकेशन है क्या, सारे प्रिंट आउट्स निकाल कर टीचर्स के साथ मैंने छोटे छोटे वर्कशॉप्स करना शुरू किए थे कि आपको किस तरह इस बच्चे को क्लास में लेना है और किस तरीके से आपने जो है वो इस बच्चे के पेरेंट्स को ये तसल्ली देना है कि आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो आपका बच्चा सेफ हैंड्स में, आप अपने बच्चे को बेफिक्र होकर छोड़ें। देखें, ये एक वो चीज है जो कि हम अगर मिस कर जाते हैं ना, एक पेरेंट को ये तसल्ली देना कि वो जहां भेज रहा है वो जगह उसके बच्चे के लिए सेफ है। और एक्सेप्टेंस है, उस स्कूल में एक्सेप्टेंस है, एम्पैथी है। बिल्कुल, जब एक्सेप्टेंस स्कूल की तरफ से होगी तो पेरेंट भी अपने बच्चे को बेफिक्र होकर भेजेगा, क्योंकि देखें ये बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है इस बात से कि उसने पता नहीं क्या किया होगा, उसने पूरा दिन क्लास में क्या किया होगा, कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं दिया, कहीं किसी टीचर ने उसके साथ रफ हैंडलिंग तो नहीं करी। अगर ये सब चीजें हो रही होती हैं तो पेरेंट बहुत परेशान होता है। तो द थिंग इज कि बिलोंगिंग पैदा करना, उसके बाद एक्सेप्टेंस पैदा करना। जब बिलोंगिंग और एक्सेप्टेंस होगी तो अवेयरनेस पे भी काम खुद ब खुद, ये डायरेक्टली लिंक है दो सारी चीजें एक दूसरे के साथ। हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी अवेयर कर देंगे, लेकिन अगर वो माइंडसेट ही नहीं है इंक्लूजन का तो आप कुछ भी नहीं कर पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम समझते हैं कि हम शायद सारे सिस्टम्स प्लेस कर देंगे, नो डाउट वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिस्टम्स हम प्लेस कर देंगे और हर चीज शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको वो माहौल पैदा करना है, वो एक्सेप्टेंस का एक माहौल स्कूल में होना चाहिए, जो कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि स्कूल की प्रिंसिपल, हेड ऑफ स्कूल से लेकर जैनिटर तक को ये बात पता होना चाहिए है कि ये बच्चा अगर है यहाँ पर तो अगर कोई कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें डील कैसे करना है। ये एक नंबर 1 स्टेप है मेरे लिए। फिर उसके बाद आते हैं हम नंबर 2 स्टेप पे। नंबर 2 स्टेप पर ये है कि आप लोग फॉर्म्स डेवलप करें जिसमें कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स हो, उसके अलावा टीचर्स ऑब्जर्वेशन फॉर्म, टीचर ऑब्जर्वेशन अपनी लिखें। ठीक है, आपका जो स्पेशल एजुकेटर है या जो रिसोर्स टीचर है क्लास में, वो नोट डाउन करे कि क्या पैटर्न है बच्चे के क्लास में जाकर, उसका किस टाइम पे उसको अगर मेल्ट डाउन आ रहा है, तो आप जब ये सब चीजों को डेटा में लेकर जाए तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि अच्छा एक हफ्ते में ये चीजें हो, और फिर आप इंटरवेंशन वहां से प्लान कर सकते। अच्छा, बाहर के जी जी एक और अहम बात ये है, पॉइंट है कि स्कूल ने तो दाखला दे दिया, कम्युनिटी ने, स्कूल की कम्युनिटी में, जो एक हमारा कहते हैं स्कूल भी कम्युनिटी में आता है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे बच्चों को दाखला दे दिया। तो जो न्यूरोटिपिकल बच्चों के वालिदैन हैं, उन्होंने किस तरह इस चीज को एक्सेप्ट करा? आपको क्या क्या चैलेंजेस पेश आए? जैसे मैं बताऊं, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाना नहीं चाहते हैं और आप एक बच्चे की वजह से इतने सारे बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। तो उस वक्त आ जाती है गवर्नमेंट पॉलिसी और आ जाती है स्कूल पॉलिसी। वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए है कि जब बच्चा, कोई भी न्यूरोटिपिकल या न्यूरो डाइवर्स बच्चा, जब उसको फॉर्म फिल करे तो उस फॉर्म में एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम एक इंक्लूसिव स्कूल हैं और हमारे पास डिफरेंट नीड्स के बच्चे हैं, क्या आपको ये मालूम है? आपको स्कूल पॉलिसी, स्कूल मोटो मालूम है? स्कूल का क्या विजन है ये आपको मालूम है? जब ये चीज फॉर्म में चली जाएगी तो आधा मसला वहीं पर हल हो जाएगा कि पेरेंट्स को पता होगा कि अच्छा जी ये तो इनकी स्कूल पॉलिसी। लेकिन अगर आप उसको कोई चीज मेंशन नहीं कर रहे हैं तो फिर अगर आपके पास कोई और न्यूरोटिपिकल बच्चे का पेरेंट आता है
तो उसको समझाना मुश्किल काम होगा, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आप स्कूल पॉलिसी, स्कूल फॉर्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये चीजें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें कि ये बात समझी जाए कि नहीं, ये इस बच्चे का राइट है और ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं इस बच्चे को स्कूल में लेके, ये इस बच्चे का राइट है और इसको हमें फॉलो करना। अच्छा, जिस तरह हमने वालिदैन की बात करी, दूसरे जो टिपिकल न्यूरोटिपिकल बच्चे जो हैं, उन्होंने किस तरह, क्लास के बच्चों ने किंडरगार्टन में, ग्रेड 1 में या ग्रेड 5 में जो बच्चे हैं, उन्होंने किस तरह ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करा और वेलकम करा? क्या मैं आपको एक स्ट्रेटजीज बात आपने इस्तेमाल करी उनके लिए? एक बात तो ये कि वो जब क्लास में टीचर ये एक्सेप्टेंस दिखाएगी कि ये सारे बच्चे एक ग्रुप है, ये सारे बच्चे एक क्लास है, जिस तरह आप इस बच्चे का जो है वो पार्ट ऑफ क्लास है, उसी तरह ये बच्चे। तो देखें, हम एज टीचर्स, एज एल्डर्स, एज स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, जब आप ये मॉडल करें तो वो बच्चे भी एक्सेप्ट करेंगे। द थिंग इज कि जो यंग बच्चे होते हैं ना, वो डिफरेंस नहीं करते हैं, डिफरेंस जो है ना वो बड़े ज्यादा कर रहे हैं। तो जब आप उनको हर चीज में इन्वॉल्व रखेंगे, उनको फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है वो व्हील चेयर बाउंड है, तो आप दूसरे बच्चे से बोले कि आप इसकी हेल्प कर दो, आप इसको चला के लेके जाओ। बडी प्रोग्राम स्टार्ट किए जा सकते हैं ग्रेड 1 के लेवल से, जहां पर एक बच्चा एक बच्चे के साथ असाइन हो जाए कि असाइन हो जाए कि उसको इस बच्चे को ख्याल करना है, उसको उस बच्चे को देखना है, उसको सपोर्ट करना है। और सपोर्ट देखें, बहुत सारी जगहों पे ऐसी नौयत होती है जहां पे आपको सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिशन कर रहा है बच्चा क्लासरूम से लाइब्रेरी पीरियड की, तो अगर एक बच्चा उसके साथ असाइंड होगा तो वो बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो ही विल फील गुड अबाउट दैट, अबाउट हिमसेल्फ। और वो बच्चा जो जिसको हेल्प दी जा रही होगी, उसको भी ये महसूस होगा कि हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं यहाँ बिलोंग करती उरोज, ये बताएं कि इंक्लूसिव सेटअप के लिए आपको किन किन प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ी? क्योंकि जिस तरह न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं, उनके लिए पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी टीचर्स होती हैं, इसी तरह इन बच्चों के भी डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, जिसके लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो हूँ। आपने किन किन प्रोफेशनल्स को अपनी टीम में शामिल करा, जो कि बहुत जरूरी है? देखिए, रिसोर्स टीचर्स जाहिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशल एजुकेशन नीड्स डिपार्टमेंट का एक मेन स्ट्रीम स्कूल में। आपके पास, अगर हम बाय बुक चले, तो आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, आपके पास स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट और रिसोर्स टीचर्स होने चाहिए। अब यह है कि हमारे यहाँ जो हमारे स्कूल सिस्टम्स है, उसमें इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना स्कूल्स के लिए आप जरा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन अगर फर्ज करें आपका इन हाउस, अगर आपके ये सारे प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं है, तो आप एक हल ये भी कर सकते हैं कि जो उन बच्चों के थेरेपिस्ट हैं, आप उनसे मंथली या वंस इन 3 मंथ्स या वंस इन वन एवरी मंथ आप उनसे मीटिंग्स करें, जिसमें कि आप सारे इश्यूज को डिस्कस करें। आप उनको डेटा प्रोवाइड करें कि स्कूल में ये कंसर्न्स आ रहे हैं, और धीरे धीरे हमें वो थेरेपिस्ट प्रिपेयर करने की जरूरत है जो स्कूल सेटिंग में काम करने के लिए राजी। जैसे बाहर के मुल्कों में स्कूल एसएलपीज एक बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है काम की, वो स्कूल में होते हैं, और क्लिनिकल एसएलपीज अलग होते हैं। इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो स्कूल बेस्ड हो, वो स्कूल में ही इंटरवेंशन प्रोवाइड करते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हमें इन सारे प्रोफेशनल्स से इन टच रहना, उनसे कम्युनिकेशन ओपन रखना,
उनसे अपने कंसर्न्स को शेयर करना और उनके बताई हुई रिकमेंडेशंस को क्लासरूम में फॉलो करना, ये बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि अगर सिर्फ एक रिसोर्स टीचर या स्पेशल एजुकेटर सिर्फ इन बच्चों को नहीं हैंडल कर सकती, इसके लिए पूरे एक टीम वर्क की जरूरत होती है। या तो जी स्कूल जी ये भी कर सकता है कि वंस इन अ वीक का विजिट रख ले किसी स्पेशल थेरेपिस्ट का, जो कि वहां पर आकर अपनी एक्सपर्टीज बिल्कुल। शेयर करे या टीचर्स देखिए, की हेल्प। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन होना चाहिए है कि अगर कोई थेरेपिस्ट आकर आपके क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करना चाहे तो उनको आने दें, उनको करने दें, क्योंकि उनसे जो आपको गाइडेंस मिलेगी वो उस बच्चे का पूरा दिन बेहतर कर सकती है, उसका स्कूल प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकती बिल्कुल। है। ओपन हैंड्स के साथ हमारे पास अगर कोई, जिस तरह स्कूल पे जिम्मेदारी है कि वो ऐसे थेरेपिस्ट को या ऐसे प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करे, इसी तरह प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चा उनके पास प्राइवेटली थेरेपी पे आ रहा है और वो जिस स्कूल का बता रहे हैं वो स्कूल को ऑफर करें कि हम आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं या हम आपके साथ कोलैबोरेटिव काम करना चाहें। तो ये जो बिल्कुल चीज है, इंक्लूसिव एजुकेशन के सेटअप में प्रोफेशनल्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन कोलैबोरेशन इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोलैबोरेटिव काम, टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, उसके अलावा रिसोर्स टीचर्स, पेरेंट्स, इन सबकी रेगुलर ग्रेजुअल मीटिंग्स होनी चाहिए। द मोर दे आर बिल्कुल। गोइंग टू मीट, जितना वो मिलेंगे, जितना वो डिस्कस करेंगे, बच्चे के लिए स्कूल एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाएगा। और एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझती हूँ कि देखें, थेरेपी पे बच्चा हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जाता है, या बिल्कुल बहुत से बहुत अगर चला गया तो 3 दिन। स्कूल वो जगह है जहां बच्चा रोज जाता है, तो रोज ये जाके। उसके लिए स्कूल एक एक नेचुरलिस्टिक सेटिंग है। आप बिल्कुल जब उस सेटिंग में उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। जिस तरह आपने रिसोर्स टीचर का जिक्र करा कि एक रिसोर्स टीचर की जरूरत तो होती ही है ऐसे बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम स्कूल में, तो रिसोर्स टीचर की क्या क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए? क्या हमारे पाकिस्तान में या कराची में कोई ऐसा इदारा है जो कि ट्रेनिंग करता है? देखिए, एज सच तो कोई इदारा हमारे पास रिसोर्स टीचर की ट्रेनिंग्स कुछ लोगों ने स्टार्ट करी हैं, लेकिन बात समझने की ये है कि एक स्पेशल एजुकेटर जब क्लासरूम में एंटर करता है तो क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम ट्रेनिंग एक बहुत मुख्तलिफ चीज है। स्पेशल एजुकेटर मेन स्ट्रीम स्कूल में एज अ रिसोर्स टीचर बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को मजीद ट्रेन करने के लिए रेडी रहे, क्योंकि आप मास्टर्स भी अगर स्पेशल एजुकेशन में करके आ जाते हैं, उसके बावजूद मेन क्लासरूम सिचुएशन को हैंडल करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इसी तरीके से साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जिसमें कि आप मेन स्ट्रीम स्कूल में काम करें, आप उस बच्चे को सपोर्ट करें, उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इंक्लूड करवाइए और उसको एक्सपोजर दें विद द सपोर्ट। वो सपोर्ट आप बने, क्योंकि रिसोर्स टीचर का जो सबसे बेसिक काम है वो उस बच्चे में और क्लास टीचर के में जो गैप है उसको फिल करे। बिल्कुल। अच्छा अरुज, ये बताएं कि जो हमने पहले भी बात करी, आम बच्चों का क्या रिएक्शन था, उनका बिहेवियर कैसा था इन बच्चों के साथ, या उन्होंने जो इंक्लूजन है जो सेटअप आपने स्टार्ट करा, तो विद टाइम बच्चों में क्या चेंज आया? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे का मैं आपको मिसाल दूंगी कि उसने एक दफा, मैं वहां खड़ी हुई थी तो रैंप लगा हुआ था हमारा, जो व्हील चेयर बाउंड बच्चे हैं वो व्हील चेयर से ऊपर आ रहे हैं। तो उसने कहा ये रैंप क्यों है? तो मैंने कहा बच्चे, आपका जो फ्रेंड है उसको हेल्प करने के लिए, ताकि उसकी व्हील चेयर आराम से चली जाए। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि ये तो सिर्फ यहाँ है, ये तो व्हील चेयर पे होता है, और जगहों पे क्या करता हो?
बहुत वैलिड क्वेश्चन था उस बच्चे का कि फैसिलिटी हम ये नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ स्कूल में प्रोवाइड कर दी और वो चीज घर पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल विजुअल स्केड्यूल्स की बात हम करते हैं, हम स्कूल में करवा रहे हैं लेकिन अगर वो घर पे भी नहीं हो रहा तो वो डिफरेंस आपको फील नहीं हो सकता। ये एक एक पूरा एक साइकिल है जो कि कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। हर बच्चा उम्र के साथ डिफरेंट होता जाएगा, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट एज के साथ डिफरेंट होती जाएगी। क्या वो स्पेशल नीड हो, क्या वो न्यूरोटिपिकल, लेकिन जब हम री इवेल्युएट करते रहेंगे उसकी सिचुएशन को, उसकी नीड्स को, तो हम बेहतर इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम बेहतर आसानियां उसको फिजिकल आसानियां प्रोवाइड कर सकते हैं और करिकुलम में भी हम जो है वो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा जो कि बेसिक लेवल पर है और साउंड्स क्लास में करवाई जा रही हैं, 24 साउंड्स करवा रही हैं, हम ये टारगेट रख सकते हैं कि उस बच्चे को हम 15 महीने करवा दें। जब वो 15 में थॉरो हो जाए तो हम 5 और ऐड। बिल्कुल। तो ये सब इस तरीके की इंटरवेंशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। एक बच्चा अगर लिख नहीं सकता है तो आप उसको उससे डिमांड ना करें कि वो सारे आंसर्स आपको लिख के दे क्वेश्चंस के, आप ये डिमांड कर सकते हैं कि वो चूज द करेक्ट आंसर कर, जिसमें उसको राइटिंग कम करनी हो लेकिन उसको वो कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए कि उस बच्चे को समझ आया हो। बिल्कुल। तो ये सारे अकोमोडेशंस की और चेंजेस की जरूरत है हमारे स्कूल्स के एनवायरनमेंट में और असेसमेंट पैटर्न्स में, ये सब चेंजेस जरूरी हैं आपके ख्याल में? अच्छा, ये बताएंगे न्यू टिपिकल बच्चों का जो बिहेवियर है वो आपने बता दिया, फॉर एग्जांपल कि वो बच्चे ने एक सवाल पूछा क्योंकि उसको फिजिकल डिसेबिलिटी नजर आ रही थी। अगर एक न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंज का बच्चा है, उनको आपने किस तरह क्लास में सेटल डाउन करा? वो भी एक चैलेंज ही होता है कि ऐसे बच्चों को सेटल किया जाए। देखिए कुछ मॉडिफिकेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि क्लासरूम में आप उस बच्चे को जहां बिठाना चाहते हैं आप वहां उसका आप नाम पेस्ट कर दें उसकी चेयर के ऊपर। जो बच्चा बिल्कुल नहीं समझ सकता उसकी पिक्चर साथ लगा दें नाम के, ताकि उसको पता हो मेरी ये जगह है, मुझे यहाँ बैठ। आप बच्चे को ऐसी जगह बिठाएं जहां पर कोई दीवार करीब में हो ताकि आप उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को दीवार पे पेस्ट कर दें। साउंड्स, फ्लैश कार्ड्स, उसके लिए विजुअल स्केजुअल, इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीजें उसकी दीवार पे हो जहां पर वो उनको देख सकता हो। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें आप सर्कल टाइम करवा रहे हैं और उस बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे कहाँ बैठना है और वो जंप कर रहा है या वो सर्कल टाइम में इधर से उधर घूम रहा है या वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप वहां पर एक क्वेश्चन या एक कलर कोडेड कोई पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं या कोई शेप लगा दीजिए कि बच्चे को पता हो मुझे यहाँ आके बैठ। बिल्कुल, दिस इज उसके हिस्ट्री। अलावा जी, उसको उसको ये पता हो कि यहाँ पर इस जगह पे इधर मैं बैठ सकता हूँ। एक आम बच्चा ये कॉम्प्रिहेंड कर सकता है कि मुझे कहाँ जाके बैठ। एक न्यूरो डेवलपमेंटली चैलेंज बच्चे के लिए ये चीज मुश्किल है, तो आपको उसको ट्रेन करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी टिप्स बता रही हैं आप रोज दूसरे लोगों की रहनुमाई और इंफॉर्मेशन के लिए। आप ये बताएं, जो स्कूल अब सोच रहे हैं इंक्लूजन इंक्लूजन की तरफ जाने के लिए, क्योंकि अब तो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन मस्ट। आप सबसे पहले तो बताएं स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं इंक्लूजन इन स्टेक एजुकेशन? होल्डर्स सबसे पहले तो हमारे पास हमारी गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी अगर स्ट्रांग होगी तो हम इंक्लूजन को इन प्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास हमें ऐसे एडवोकेट्स की जरूरत है जो कि बहुत स्ट्रांगली इस बात को बोले कि नहीं ये हमें करना है। हमारे पास इसके लिए कोई चॉइस नहीं है कि हम कर ले या ना करें, नहीं हमें करना है। फिर जब वो स्टेक होल्डर्स आपके गवर्नमेंट और ऐसे एडवोकेट्स आपको बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली आपको ये बात कहेंगे कि अच्छा नहीं आपको करना है, तो फिर हमारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती। ठीक है, फिर उसके बाद जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझती है तो उसको फोकस करना चाहिए टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग जो है वो बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीएड की डिग्री है तो उस डिग्री में इंक्लूसिव एजुकेशन को शामिल होना चाहिए।
बिल्कुल। इसी तरीके से अगर स्पेशल एजुकेशन पढ़ाई जा रही है कराची यूनिवर्सिटी में, तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा एक कोर्स होना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह से साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स के, साइकोलॉजी जो बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कि नहीं, आपको शामिल होना है उसमें, आपको आपको ये चीज सीखनी है। और फिर बिल्कुल। कांस्टेंट ट्रेनिंग। आज से 10 साल पहले जो ऑटिज्म पे मालूमात अवेलेबल थी, वो अब कंप्लीटली चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त मेरा बेटा डायग्नोज हुआ था, उस वक्त पीडीडी वॉज द टर्म, परसुएसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जी। अब वो पूरा चेंज होकर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की अम्ब्रेला में आ गया, और अब वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की अम्ब्रेला से निकल कर न्यूरो डाइवर्सिटी की अम्ब्रेला में आ जी, न्यूरो डेवलपमेंटल गया। डिसऑर्डर। चेंजेस हैं जो कि रिसर्च के साथ और जो कि एक्सपोजर के साथ हमें मिलती हैं। तो प्रोफेशनल्स, टीचर्स, थेरेपिस्ट, इन सब अपने आप को सबसे बड़े स्टेक अपडेट होल्डर तो, रखना। जी, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो पेरेंट्स खुद हैं, क्योंकि बिल्कुल। पेरेंट्स मिलके काम नहीं करेंगे इन प्रोफेशनल्स के साथ, स्कूल के साथ, उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट जो है वो देर से आएगी, या उनको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ये तो देखिए, अगर हमारा आप एज अ मदर काम कर रही हैं, मैं एज अ मदर काम कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल। हम कितना काम कर सकते हैं? हमें और लोगों की जरूरत है। हमें ऐसे पेरेंट्स की जरूरत है जो कि इस चीज को एक आगे स्टेप में लेकर जाए। क्योंकि देखिए, हमारी तो स्टेक हमारा बच्चा है। जब हम अपने बच्चे को की जगह दुनिया में बनाएंगे तभी बने, वैसे नहीं बने। ये बताएं उर्वश के, जिस तरह आपने इंक्लूजन पे काम शुरू करा, सेटअप करा और स्टार्ट करा, तो आपके जहन में या उसमें कोई कामयाब रोल मॉडल था आपके, कि अच्छा इस मॉडल ने के जो स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे भी यही स्टेप्स करके एक इंक्लूजन का स्टार्ट करना है? तो लेकिन कोई ऐसा आप, रोल मॉडल है इनके कंट्रीज में, चाहे हमारे वो पास साउथ एशिया हो? ऐसे बहुत मॉडल्स हैं जो कि हमारे नेक्स्ट डोर कंट्रीज के हैं, बांग्लादेश के हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों के हैं। लेकिन जो भी मॉडल हमें डेवलप करने की जरूरत है, उससे मैं टिप्स ले सकती हूँ, क्योंकि हमारा कल्चरल बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा फीचर है किसी भी मॉडल को वर्केबल बनाने की। बिल्कुल। तो हम कोई भी चीज हम एज इट इज तो नहीं फॉलो हो सकती है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते, उसमें आपको exactly, अपने सोशो इकोनॉमिक कल्चर के लिहाज से जो है आपको उसको मॉडिफाई करना और पड़ेगा। दूसरी एक और बात यह है कि वो मॉडल चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है। हर बच्चा की अपनी शनाख्त, अपनी खुसूसियत और अपनी कमजोरी है। हमें उस बच्चे के हिसाब से उस मॉडल को एडजस्ट करना है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का, कि आप बच्चे के हिसाब से उस मॉडल को ढालकर उसको बच्चे के लिए फायदेमंद बना। फिर भी कोई एक आध ऐसी टिप आप जरूर दें जो कि आपने इम्प्लीमेंट करी और फिर आपको उसमें सक्सेस भी हुई। देखिए, उसमें एक बहुत बड़ी जो जरूरी चीज है ना, वो है आईईपी डेवलप होना। उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी सारी पूरी शख्सियत को देखते हुए, उसके माँ बाप से मिलकर, उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए, उसके पेरेंट्स की तालीम की हैसियत को देखते हुए बनाए। वो बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो आईपी है उसको हम इतना परफेक्ट बना देते हैं कि वो बच्चे के लिए इम्परफेक्ट हो जाता है। तो उसमें कॉन्स्टेंटली सही होने की और उस पे वर्क करने की, और फिर सही होकर उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस मॉडल को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए और उस बच्चे के लिए। उसमें बिल्कुल। कोलैबोरेशन जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोलैबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क। कि अगर फर्ज करें एक बच्चा है, वो सुबह में, वो रात में नींद की अगर दवाएं खाता है और सुबह में वो स्कूल आता है और वो थोड़ा ड्राउजी होता है फॉर एग्जाम्पल,
तो उस बच्चे का पहले हाफ में टेस्ट ना लें, वो आप सेकंड हाफ में ले लें जब वो अलर्ट हो जाए। या कुछ एक बच्चा है जो कि जिसको कि फोकस का इश्यू है, वो सुबह में बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो सारा चैलेंजिंग काम आप सुबह में करवा लीजिए और सेकंड हाफ में उसको आसान चीज है। ये बहुत अच्छी टिप्स आप बता रही हैं रोज सब लोगों के लिए। तो ऐसे स्कूल जो कि इंक्लूजन जो शुरू करने वाले हैं या जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल जब बोलकर एडमिशन्स लेते हैं ना, तो वहां पर होता ये है, और जब आप एक नया स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं तो होता ये है कि वहां पर स्पेशल नीड्स के तो पेरेंट्स आते हैं, लेकिन वहां न्यूरोटिपिकल बच्चों के पेरेंट्स नहीं भेजते अपने बच्चों को। ये एक बहुत, मैंने एक पैटर्न देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में डिपार्टमेंट शुरू उन स्कूल्स में होना चाहिए जो फुली डेवलप, जहां पर बच्चे मौजूद हों और हर तरह का बच्चे हों। आप वहां पर एक छोटा सा डिपार्टमेंट बनाएं और उसको ग्रेजुअली ग्रो। जो आपके पास बच्चे हैं उन्हीं में से अगर आप असेसमेंट करें बच्चों की, तो हो सकता है उनमें से हो कोई जो कोई बॉर्डर लाइन ऑटिज्म पे हो, या कोई क्योंकि देखिए, एडीएचडी या एडीडी जो हो। बिल्कुल। यंगर एज में जो बच्चे आते हैं ना, जो नर्सरी में आते हैं, या बिल्कुल जो 2 से 3 साल का, ये वो टिपिकल एज होती है जिसमें ऑटिज्म के या न्यूरो डेवलपमेंटल डिफरेंस के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो बिल्कुल। जब वो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो वो उन बच्चों को, अब आपके स्कूल में है, फिर अब आप उनका क्या करेंगे? तो अगर आपके पास वो डिपार्टमेंट होगा तो आप उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त बहुत नाजुक मरहला होता है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा और पेरेंट डिनायल में होता बिल्कुल। है। तो जब आप ग्रास रूट लेवल से काम शुरू करेंगे और उसको आप बिल्ड करेंगे, तो आप एक कामयाब इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल डेवलप कर सकते हैं। एक नए स्कूल में ये कहकर के जी ये इंक्लूसिव स्कूल है, तो वहां सारे स्पेशल नीड्स बच्चे आ जाएंगे, वो इंक्लूसिव नहीं रहेगा, वो स्पेशल स्कूल बन जाएगा। तो आपके ख्याल में कि स्कूल्स में फिर रेशो भी होना चाहिए कि रेशियो होना हर चाहिए। क्लास में 1 से 2 या 3 बच्चे हैं, उससे ज्यादा अकोमोडेट ना हो। अब आप देखें, अगर हम 2 से 3 बच्चों की बात करते हैं तो हमारे पास तो बहुत बच्चा है स्कूल में। अब अगर फर्ज करें हम न्यू स्कूल में ये डेवलप करेंगे, वो स्कूल जो फंक्शनली डेवलप्ड ही नहीं है अभी प्रॉपरली, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड करना बहुत मुश्किल का। आप बिल्कुल। फुली डेवलप्ड स्कूल्स में सेटअप स्टार्ट करें तो वो फंक्शनल होगा और वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे पाएगा, ना कि एक बिल्कुल न्यू स्कूल इंक्लूसिव स्कूल का लेबल लगाकर अपने आप को मार्केट करें, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो सिंध गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं या बिल्कुल। दूसरी उनको भी जरूरत है कि वो पॉलिसी ऐसी बनाए और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह करें कि सारे ही बच्चे फैसिलिटेट हों। जो उनके टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनमें इंक्लूसिव एजुकेशन और रिमीडियल थेरेपिस्ट और रिसोर्स टीचर की भी कोर्सेज शामिल हों। और बिल्कुल। बिहेवियर की टिप्स भी, एबीए का कुछ मॉडल ले लें, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ले लें, और ये सब टीचर्स को सिखाना जरूरी है ताकि वो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके और उनकी बिल्कुल। हेल्प। देखिए, रेड फ्लैग्स इनिशियल क्लासेस में जो बच्चों के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जी। वो एक टीचर गेज कर सकती है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत होता है। अगर वो 25 बच्चों को देख रही है कि वो एक खास तरीके से वो सोशलाइज कर रहे हैं, वो आपको सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंज बच्चे के लिए वो डिफरेंस बहुत क्लियर दिख जाता है। बिल्कुल। तो अगर फर्ज करें वो अपने ऑब्जर्वेशन नोट्स बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके जाए, तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट से बात कर सकते और उस बच्चे को यंग एज में वो इंटरवेंशन मिल जाएगी जो उसको बहुत हद तक उसको बेहतर कर सकते। तो अर्ली इंटरवेंशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच उरूज कि आपने अपना टाइम निकालकर हमारे साथ इस तो अहम मच मौजूद पर बातचीत करी बहुत और अपनी शुक्रिया ASDWT का, बहुत शुक्रिया कि वो इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं। और इस पॉडकास्ट के थ्रू पता नहीं कितने लोगों की मदद होगी। तो आप लोगों का बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने का। तो नाजरीन, आपने बात सुनी उरूज हसन की, और उम्मीद है कि आपको काफी रहनुमाई और मालूमात मिली होंगी। प्लीज ASDWT जो है वो आम लोगों की रहनुमाई और उनकी मदद के लिए मौजूद है। आप हमें कॉल करें। हमारा YouTube चैनल भी है और हमारी वेबसाइट भी है। आप उस पे जाके भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और जो हमारे वीडियोस हैं उनको देख के भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।